एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अंकुश। मैं हूं अंकुश जगी और आप सबका स्वागत करता हूं दिल से। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीआई का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए, अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है और आप बिना डेस्टिनेशन डिसाइड किए, बिना गूगल मैप्स यूज किए, प्लानिंग के घर से निकल जाइए, बस मन आ गया निकलना है तो निकल गए, क्या आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं? सही समय में पहुंच सकते हैं? आपको 10 घंटे के बदले में 20 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आप पहुंच भी गए तो हो सकता है समय ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, पैसों की बर्बादी होगी। मेरे दोस्तों, बिजनेस की दुनिया भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अगर किसी कंपनी को पता ही नहीं उसको फ्यूचर में क्या बनना है, उसके मार्केट में किससे कॉम्पीट करना है, कंपटीशन को कैसे बीट करना है, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, रिसोर्सेज हो, वो सक्सेसफुल जिंदगी में कभी भी नहीं बन सकती है। मेरे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक प्लानिंग कीजिए, डायरेक्शंस हो कंपनी के पास, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो, उसे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाते हैं। अगर एक लाइन में अगर आपको याद रखना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है आज ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो कंपनी का फ्यूचर बेटर बना सकता है। मेरे दोस्तों, क्या रखना है? फ्यूचर बेटर बना सकता है। मैनेजमेंट सिर्फ आज का बिजनेस चलाने का नाम नहीं है। मेरे दोस्तों, आज खाली नहीं सोचना है, मैनेजमेंट को कल भी सोचना है, परसों भी सोचना है, सालों तक सोचना है, फ्यूचर को देखना और उसके लिए आज से ही तैयारी करनी है। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है मेरे दोस्तों, और इसी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, ये सवाल आता है। हम सब पढ़ते रहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बड़े बड़े कंपनीज एडवाइजर्स हायर करते हैं। क्यों होता है? छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह स्ट्रैटेजी चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया कांस्टेंट नहीं है। आज कितने चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ गया, कल कुछ और आ जाएगा, पहले कंप्यूटर था, फिर एआई आ गया। कस्टमर्स की नीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? नीड चेंज होती जा रही है। कस्टमर्स का दिमाग बदल रहा है, उनको आज सब चीज रैपिडली चाहिए। कंपटीशन नया नया आ रहा है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, पुराने प्लेयर्स है, नए प्लेयर्स है, और कंपनी सिर्फ प्रेजेंट में जिएगी तो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो सकती है। मेरे दोस्तों, क्या हो सकती है? बाहर हो सकती है। लेकिन जो कंपनी फ्यूचर को पहले ही समझ ले, प्रिडिक्ट कर ले कि कल क्या होने वाला है, आज ही रिजर्व्स अपने बना ले, तो वो 100% मार्केट में टिकेगी नहीं बल्कि बहुत अच्छा करेगी। आपको एक केस स्टडी के बारे में बताते हैं मेरे दोस्तों। कोडैक कैमरा सबने सुना है। मेरा तो बचपन पूरा कोडैक कैमरा, मेरी मम्मी, मेरे माता पिता दोनों मेरी फोटोज बहुत खींचते थे कैमरा से। बचपन में रोज डालते थे, उससे फोटोज खींचते थे, प्रिंट करते थे। मार्केट लीडर था वो मेरे दोस्तों, कोडैक कैमरा। बट क्या हुआ? लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। डिजिटल कैमरा सबसे पहले मेरे दोस्तों कोडैक ने इन्वेंट किया था। रोल वाला कैमरा तो इन्वेंट किया, डिजिटल कैमरा भी इन्वेंट किया। फिर कंपनी खत्म कैसे हो गई मेरे दोस्तों? खत्म। ये इतनी बड़ी कंपनी कोडैक, घर घर, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर सब यूज करते थे। कंपनी को डर आ गया कि अगर डिजिटल कैमरा लॉन्च कर दिया, जो उनने इन्वेंट भी किया था, तो उसका फिल्म रोल का बिजनेस खत्म हो जाएगा जड़ से। अपने इन्वेंशन को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। दूसरी कंपनी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। 1 मिनट में झटके में आपकी फोटो आ जाएगी एंड आपका तुरंत फोटो आ गई, आपने देखा, आपको प्रिंट भी करने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप में डायरेक्टली स्टोर कर लीजिए। कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल गए, उसको लगा कि यार काम है, रोल लेके जाऊंगा, प्रिंट करूंगा। धीरे धीरे कोडैक से बाहर हो गया। इससे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है मेरे दोस्तों। क्या लर्निंग मिलती है? कंपनीज टेक्नोलॉजी की वजह से फेल नहीं होती है, गलत स्ट्रैटेजीज। मतलब सोचिए, उसकी स्ट्रैटेजी थी कि मेरे को इन्वेंट करना है, अपना ये डिजिटल कैमरा इन्वेंट करना है, बट उसने ही अपना सोचा नहीं, कि दिमाग नहीं लगाया कि मुझे इसको इंप्लीमेंट भी करना है, एंड वो बाहर मार्केट से हो गई। और इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ये थियोरी नहीं है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन की बॉटम लेवल की जरूरत है। अब मेरे दोस्तों सोचिए कि क्या होता है
4 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब जब भी कोई कंपनी स्ट्रैटेजी बनाता है उसे सिर्फ 4 सवाल का जवाब देना होता है। 4 सवाल मेरे दोस्तों इस जिंदगी में आप बदल सकते हैं। हम आज कहां पर खड़े हैं, वो हम इंसान भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, रिसोर्सेस कितने हैं मेरे दोस्तों, मार्केट शेयर कितना है। अगर मार्केट शेयर खत्म है, मार्केट शेयर में आपका नहीं है, आपका 5% है, आपके कॉम्पिटिटर के पास 80% है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे। जब तक करंट पोजीशन नहीं समझेंगे तो फ्यूचर प्लानिंग इम्पॉसिबल है। अभी अब हम कहां तक पहुंचे, वो दूसरा क्वेश्चन, हमें फ्यूचर में कहां तक पहुंचना है, यानी कंपनी का विजन क्या है, कहां पहुंचना है मेरे दोस्तों, कहां, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तीसरा क्वेश्चन, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, यानी ये स्ट्रैटेजी शुरू होती है, प्लानिंग होती है मेरे दोस्तों। कई दिमाग वाले लोग, कई बॉटम लेवल, मिड लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, मतलब टॉप लेवल, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, आपने पैसा कमा लिया लेकिन उसको एलोकेट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद इंप्लीमेंट कैसे करनी है। और चौथा सवाल, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है। अगर नहीं जा रहे तो आपको स्ट्रैटेजी इमीडिएटली बदलनी पड़ेगी, बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसको इंप्रूवमेंट करना पड़ता है मेरे दोस्तों। एक सक्सेसफुल कंपनी कभी भी अब ये नहीं सोचती है हम परफेक्ट है, वो हमेशा सीखती रहनी चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए। कभी उसको घमंड नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो मार्केट शेयर कभी भी बदल सकता है मेरे दोस्तों। तो आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लर्न कीजिए, अपडेट कीजिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सर, अगर कंपनी को पता चल गया उसे फ्यूचर में क्या बनना है तो उसके बाद क्या, सिर्फ सोचने के लिए तो कंपनी सक्सेसफुल नहीं बन सकती। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर प्रोसेस उसे फॉलो किया जाता है। जैसे घर बनाने के लिए पहले डिजाइन बनता है, फिर फाउंडेशन बनती है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है एंड लास्ट में चेकिंग होती है। वैसे ही हर सक्सेसफुल कंपनी को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसमें अलग अलग भाग होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे विजन मिशन क्या होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होती है, स्ट्रैटेजी कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे हम उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, उस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करेंगे कि वो सही है या गलत है एंड उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करेंगे। अभी हम स्टेप 1 जो हमने विजन एंड मिशन के बारे में बात किया था उसको इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम बनना क्या चाहते हैं और हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये दोनों का सवाल अगर हमें समझ आ गया तो विजन एंड मिशन क्लियर हो गया हर कंपनी का। अगर डेस्टिनेशन ही नहीं क्लियर होगी तो स्ट्रैटेजी किस डायरेक्शन में बनेगी। इसलिए हर स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन होती है विजन एंड मिशन। मेरे दोस्तों, टेस्ला से समझते हैं एक विजन एंड मिशन क्या होता है। अभी टेस्ला सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं है मेरे दोस्तों। अगर सिर्फ उसे कार बेचना होता तो वो दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी की तरह नॉर्मल कार बनाती, लेकिन टेस्ला का पर्पस अलग था। उससे डिसाइड किया हम दुनिया की सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसी एक विजन की वजह से इलेक्ट्रिक कार्स आए। इंडिया हो गए, विदेश हो गए, फॉरेन कंट्रीज हो गए, सब इलेक्ट्रिक कार के दीवाने हो गए। बैटरी टेक्नोलॉजी आए, सोलार पैनल आए, पावर स्टोरेज सॉल्यूशन आए। ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट्स अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन एक ही है। यही होता है विजन का पावर। जिस कंपनी का विजन क्लियर होता है उसी के डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। अगर विजन नहीं है तो आप कंपनी का बेस ही आपका नहीं है, मिशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इमीडिएटली। अभी हम समझते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है। अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, लेकिन क्या बिना रोड के आप निकल सकते हैं? आपको समझना पड़ता है ना रोड में निकलने से पहले कि कितनी ट्रैफिक है, रोड में क्या कंडीशन है, ब्लॉकेज है, ट्रैफिक है, वेदर आप देखेंगे, बारिश है या कुछ ऑयल तो नहीं स्पिल हो गया है, तब आप ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। बिजनेस में भी एग्जैक्टली यही होता है। कंपनी पहले अपने एनवायरनमेंट को समझती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। या कंपनी को 2 चीजें एनालाइज करनी होती है। एक होती है इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी हमारे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेसेस क्या क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है, कंपनीज क्या कर रही है,
कंपटीशन क्या क्या कर रहा है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, गवर्नमेंट क्या चेंजेस लेके आ सकती है। इस एनालिसिस को अगर हम जनरली स्वॉट एनालिसिस के नाम से पहचानते हैं, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ये जरूर याद रखिए, खाली नाम नहीं, आपको मतलब भी समझ आना चाहिए। और इसको हर कंपनी फॉलो करती है, जो नहीं फॉलो करती है वो इतिहास बन सकती है। इसको एक केस स्टडी के थ्रू अभी हम समझते हैं मेरे दोस्तों, रिलायंस जियो। अब देखना होता है, इंडिया की एक अमेजिंग एग्जांपल है। रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका मचाया है। बट वो धमाका कैसे मचाया, उससे बहुत रिसर्च की है, उससे ऑब्जर्व किया। इंडिया में स्मार्टफोन्स रैपिडली इंक्रीज हो रही है, इंटरनेट की डिमांड्स बढ़ रही है, लेकिन डेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब रिलायंस में एक अपॉर्चुनिटी देखी। क्या देखी? उससे सोचा अगर हम अफोर्डेबल इंटरनेट बना दीजिए। अगर आपको याद होगा, पहले आप हजार रुपए महीना के लिए कर रहे थे, 5 GB खाली डेटा मिलता था। तो उससे बोला करोड़ ऑफ कस्टमर हमारे पास आ सकते हैं अगर हमने अफोर्डेबल इंटरनेट बनाया। फिर क्या हुआ? जियो लॉन्च हो गया। स्टार्टिंग में कंपनी ने फ्री डेटा दी, फ्री कॉलिंग हो गई, अफोर्डेबल प्लान्स आए, और देखते देखते पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का गेम चेंज हो गया। एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, एंड आपके भी दिमाग में आना चाहिए, क्या जियो लकी था? बिल्कुल नहीं, जियो प्रिपेयर्ड था। उसने कंपनी को समझा, मार्केट को समझा, कस्टमर्स को समझा, एंड उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई, इसलिए उसको सक्सेस मिली। लर्निंग क्या है इसमें मेरे दोस्तों? सक्सेसफुल कंपनीज गेस नहीं करती, रिसर्च करती है। और इसलिए एनवायरमेंट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशंस, इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हमने 2 इंपॉर्टेंट समझ लिए, ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। एक था विजन मिशन, एक हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, कंटिन्यूसली उसको अपडेट करेंगे। लेकिन मार्केट को समझ लेने से क्या सक्सेस मिलती है? अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? टॉप मैनेजमेंट बनाएगा, बिजनेस यूनिट बनाएगा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएगा? इसी सवाल को जवाब कैसे मिलेगा ये सोचिए मेरे दोस्तों। जवाब मिल गया तो जिंदगी आसान हो सकती है हम सबकी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता हूं, अगर टाटा ग्रुप को नई कंपनी एक्वायर करनी है तो कौन ये डिसीजन लेगा? एक मार्केटिंग मैनेजर, या HR मैनेजर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, या आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? सोचिए मेरे दोस्तों, ऑब्वियसली इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उसका टॉप मैनेजमेंट। लेकिन अगर एप्पल को डिसाइड करना है कि कौन सा नेक्स्ट आईफोन लॉन्च करना है, किस फीचर के साथ लॉन्च करना है उसको, क्या ये डिसीजन उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा या एक बिजनेस यूनिट के मैनेजर डिसाइड करेंगे? और अगर मार्केटिंग टीम डिसाइड करे कि एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चलना है या नहीं, या सोशल मीडिया पर, तो क्या किस चेयरमैन की परमिशन चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसे तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, हर डिसीजन का लेवल अलग अलग होता है। कोई आपका कॉर्पोरेट लेवल में लेता है टॉप मैनेजमेंट, कोई आपका मिड लेवल में लेता है विच इज योर बिजनेस यूनिट, या कोई आपका फंक्शनल लेवल में लेता है। और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी भी अलग अलग लेवल्स पे बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी के 3 लेवल होते हैं भाग। कौन से 3 लेवल है? एक होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तीसरा होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। बोर्ड पर एक सिंपल डायग्राम आप सोचिए, आप विजुअलाइज करिए कि अभी ये 3 आपका आ गया, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन। अब तीनों को इंडिविजुअली समझते हैं। क्या होता है कॉर्पोरेट लेवल? कॉर्पोरेट लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसे कौन बनाता है मेरे दोस्तों? टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कंपनी के प्रमोटर्स। यहां डिसीजन बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे सोचिए, खुद ही आप सोचिए, कंपनी को किस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए, आपको क्या एक्सपेंशन करना चाहिए, एक्सपेंशन करूं या नहीं करूं, क्या दूसरी कंपनी एक्वायर करूं या नहीं करूं, या मर्ज करूं, क्या इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए या नहीं, या सारे लॉन्ग डिसीजंस ना, ये सारे अभी हमारे कॉर्पोरेट लेवल में आ जाते हैं। एक लाइन में याद रखना हो तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है कंपनी को किस बिजनेस में कंपीट करना है। अभी समझते हैं टाटा ग्रुप से।
टाटा ग्रुप, इस टाटा ग्रुप से समझते हैं टाटा एक कंपनी नहीं है, वो स्टील में भी है, ऑटोमोबाइल्स में भी है, आप उसमें आईटीसी है, होटल्स है, टोबैको, एवरीवेयर आईटी, एवरीवेयर इट इज टाटा इज द मोस्ट नोबल, आईटी, होटल्स, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब सोचिए इतने सारे बिजनेस में जाने से ये किस मार्केटिंग मैनेजर का डिसीजन था? बिल्कुल नहीं, ये तो टॉप मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिसीजन था। सोचिए, और जब टाटा ने जैगुआर रोवर को लैंड रोवर जैगुआर को एक्वायर किया तो उस एक्विजिशन को पूरे ग्रुप की ग्लोबल इमेज बदल दी। तो ये सिर्फ एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लर्निंग। आप क्या सीख रहे हैं इससे? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बताती है कि कंपनी को फ्यूचर में किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। अब अभी हम समझते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की। कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आना है। सोचिए किस में आना है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपटीशन को कैसे बीट करेंगे? यहां से तो शुरुआत होती है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की। ये स्ट्रैटेजी बताती है कस्टमर हम ही क्यों चूज करेंगे, हमारा ही प्रोडक्ट क्यों चूज करेंगे, हम कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी क्या होता है। एक लाइन में याद रखिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है मार्केट में जीत कैसे सकते हैं। जीतेंगे नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, एक केस स्टडी से समझते हैं। एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल कभी भी मार्केट का सबसे सस्ता स्मार्टफोन नहीं बनाता है, फिर भी लोग उसे लॉन्च का क्यों वेट करते हैं, घंटों घंटों तक लाइन में क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि एप्पल प्राइस पर कंपीट ही नहीं करता है। एप्पल कंपीट करता है इनोवेशंस, प्रीमियम क्वालिटी, डिजाइन से। किससे? डिजाइन से एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे दोस्तों? क्या है? ब्रांड वैल्यू। उसका ब्रांड लॉयल्टी फैन क्या है? लोग रात के 12 बजे से स्टैंड करते हैं फॉरेन कंट्रीज में एंड लाइन में खड़े होकर फर्स्ट खरीदना चाहते हैं फर्स्ट एप्पल आईफोन। एप्पल के कस्टमर्स लॉयल रहते हैं। यही तो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। आपने क्या सीखा इससे मेरे दोस्तों? बिजनेस स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव है कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करना। अब तीसरा अभी हम पढ़ते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को। ये लास्ट लेवल होता है स्टूडेंट्स। मेरे दोस्तों, एक कंपनी सिर्फ सीईओ से नहीं बनती है, वो कंपनी अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रोल से होता है, फाइनेंस के रोल से होता है, एचआर का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, ऑपरेशंस का रोल है। हर डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। मार्केटिंग डिसाइड करती है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, फाइनेंस डिसाइड करती है कि आपको कितना पैसा लगाना है, बजट कैसा एलोकेट होएगा, एचआर डिसाइड करता है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कैसे होएगी, ऑपरेशन डिसाइड करता है प्रोडक्शन और टॉप क्वालिटी कैसे मेंटेन होएगा। ये बॉटम लेवल के जो होते हैं ना लोग से, वो बिजनेस लेवल तक आइडियाज जाते हैं, फिर उसको कॉर्पोरेट लेवल में जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको बॉटम लेवल जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है उनकी बातें सुननी चाहिए, वो यूनिट की। अभी हम एक केस स्टडी से समझते हैं, मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी से। ये तो सिर्फ एक बर्गर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, उन्हें मार्केटिंग टीम ऑफर लॉन्च करती है, एचआर एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है, ऑपरेशन टीम इंश्योर करता है कि आउटलेट पे सेम टेस्ट। अगर आज आप मैकडॉनल्ड के इंडिया में कहां पर भी चले जाओ, आप जाओ मुंबई, पूना, नासिक, कहां पर भी जाओ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, सब जगह टेस्ट सेम होता है। ऑपरेशन टीम एश्योर करेगा कि सब चीजें बेहतरीन चल रही है। फाइनेंस टीम कॉस्ट कंट्रोल करेगा। बर्गर तो उसका मेन प्रोडक्ट है, बट साथ साथ में दूसरी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी डिपार्टमेंट नहीं काम करेगा तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसलिए तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग क्या है मेरे दोस्तों? फंक्शनल स्ट्रैटेजी कंपनी की स्ट्रैटेजी को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए अभी हम रिवाइज करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वेयर टू compete। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होता है? हाउ टू compete। फंक्शनल स्ट्रैटेजी होता है कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करें, हाउ टू एग्जीक्यूट। अगर ये तीनों स्ट्रैटेजीज एक डायरेक्शन में काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशनल अपने गोल्स बहुत एफिशिएंटली अचीव कर सकता है। क्या कर सकता है?
एफिशिएंटली। इसे तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट हमारा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अब तक हमने स्ट्रैटेजी के डिफरेंट लेवल्स को समझा है। अब एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूं, कंपनी इतनी प्लानिंग क्यों कर रही है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ड्रीम होता है, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है। बिजनेस लैंग्वेज में इस ड्रीम को स्ट्रैटेजिक इंटेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर डायरेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है? फ्यूचर डायरेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन। इसको अच्छी तरीके से आप याद कीजिए, समझिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे कैसे यूज करते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट को डिफाइन करने के लिए इसको 4 भाग में बांटा गया है। कंपनी का क्या होता है? एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक गोल्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। वो एक पिलर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस या फेलियर को। अभी हम ब्रीफ में समझते हैं विजन क्या होता है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विजन बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप का विजन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। इसी की वजह से आज वो स्टील, मोटर, आईटी, होटल, एयरलाइन और कई अनेक इंडस्ट्रीज में सक्सेसफुल बन चुके हैं, क्योंकि उसका विजन की वजह से वो सक्सेसफुल बन चुके हैं। याद रखिए, विजन इज इक्वल टू फ्यूचर डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल लाइन है। विजन इज इक्वल टू फ्यूचर डायरेक्शन। अब आप समझते हैं मेरे दोस्तों, मिशन क्या होता है। मिशन बताता है कि कंपनी आज क्या करती है, क्या उसका पर्पस है आज के लिए। देखिए, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज प्रेजेंट भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो मिशन बताता है। एग्जाम्पल, गूगल का मिशन था दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और सबके लिए यूजफुल बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। इसलिए मिशन को सपोर्ट करने के लिए उससे गूगल मैप बनाया, उससे जीमेल बनाया, उससे गूगल ड्राइव किया। इसलिए आज गूगल सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है उसके मिशन की वजह से। अभी हम गोल्स के बारे में बात करते हैं। गोल्स एक ब्रॉड टारगेट होता है। अब क्या इसका मतलब है मेरे दोस्तों? टाटा ग्रुप को सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करनी है। क्या करनी है? सस्टेनेबल ग्रोथ। ये गोल है, लेकिन इससे नंबर या डेडलाइन नहीं अचीव होती है। डेडलाइन या नंबर किससे अचीव होगी? हमारे ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एक मेजरेबल होती है। मेजरेबल बनता है गोल्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगले 12 महीने में 20 लाख नए कस्टमर्स ऐड करने हैं, इसलिए उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, बिकॉज वो मेजरेबल है। हम स्मार्ट लोग हैं। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का होता है अचीवेबल, आर होता है रियलिस्टिक, टी होता है मेरा टाइम बाउंड। मेरे दोस्तों, स्मार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। आपको टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। हर विजन, मिशन, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर नहीं होएंगे, आप ऑब्सोलीट बन सकते हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे दोस्तों, वैल्यू क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट तो सब बनाते हैं, विजन मिशन भी सबके होते हैं, बट एक ट्रस्ट और एक आपकी इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मेरे दोस्तों, होप आपको एक अच्छा सेशन मिला, आपको एक अच्छी लर्निंग मिली है। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अच्छे कंटेंट के लिए। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है, आप एक मैनिफेस्टेशन कीजिए कि चीजें अच्छी होएगी। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दैट ऑल विल बी रॉकिंग। खुद पर बिलीव रखिए। आप भले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप भले एक स्टूडेंट हैं, खुद सेल्फ बिलीव करना सबसे जरूरी है मेरे दोस्तों। तो आपको विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को याद रखना है, उसको एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। इसे क्या कहते थे? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मेरे दोस्तों। तो थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्तों। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्तों। थैंक यू।